दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज के क्लास में हम लेकर आए हैं 12th का सामान्य हिंदी का पेपर, जो आप कल देकर आए थे, यानी कि 16 फरवरी 2023 का ये पेपर है। और ये पेपर आया हुआ है शाहजहांपुर में। तो जो भी बच्चे यहाँ पर चैनल पर जुड़े हुए हैं शाहजहांपुर के हैं, तो वो देख सकते हैं कि किन्होंने किस तरीके से मतलब आंसर किनका सही है, कौन सा गलत हुआ है। सारे क्वेश्चंस के आंसर हम बता देंगे और बताइएगा कमेंट करके कि किसने कितने नंबर का पेपर जो है वो सही किया। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर खंड का आया हुआ है, 2 खंडों में बटा हुआ पेपर होता है। खंड का में देखिए 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं काफी बच्चों के देखिए इंप्रेशन जो है वो यही 10 नंबर के होते हैं। इंप्रेशन आपका यही दिखाते हैं। अगर आपके 10 में 10 ठीक हो जाते हैं, या कह सकते हैं 6+ भी ठीक है आपके क्वेश्चन, तो एग्जामिनर पर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, तो आपके जो नंबर है वो अच्छे आने की संभावना रहती है। मतलब कि कह सकते हैं 85+ या 90+ भी नंबर आपके आ सकते हैं, अगर आपके इन 10 ऑब्जेक्टिव में से 8 या 9 ऑब्जेक्टिव या इवन आपके 10 ऑब्जेक्टिव सही हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, मिलाइएगा कि किन किन के आंसर सही हैं और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसका पेपर कितने नंबर का अच्छा हुआ, कौन 100 में 100 का करके आया है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा लिखा हुआ है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 4 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। पहला है विचार और विवर्तक, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका और बिलेसुर बकरिया, ठीक है। तो इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें नहीं होना चाहिए था। मतलब कि लिखा होता क्वेश्चन कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए विचार और विवर्तक भी नहीं की है, साहित्य का मर्म भी नहीं की है, और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये तीनों ही रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही है। अगर यहाँ पर नहीं क्वेश्चन में छपकर आता तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही होता, लेकिन अगर यहाँ पर नहीं लिखकर आया ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? अगर आपने ये पहला, तीसरा, चौथे में से अगर आपने कोई भी टिक लगाया है तो आपका वो ऑप्शन सही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा निबंध, तो ये है कविता क्या है, ठीक है। तो ये वाला अगर इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है, जैसे कि राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध, तो वो है कविता क्या है, इसका ऑप्शन ये 4th वाला सही। फिर अजात शत्रु किस रचना की विधा है, तो ये नाटक है, और किसके द्वारा लिखित है ये, तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। उसके बाद अज्ञेय की रचना बतानी है आपको कि अज्ञेय जो यहाँ पर कवि है इनकी कौन सी रचना है, तो शेखर एक जीवनी इसका सही आंसर है। उसके बाद बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो अमरकांत जी। उसके बाद अगला रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि है, मतलब किस काव्य धारा के हैं ये आपको बताना है, तो प्रगति काव्य धारा के हैं। उसके बाद बिहारी जो है इन्होंने रचनाओं का छंद इनका बताना है आपको, तो इन्होंने दोहा और सोरठा में ही कविताओं को लिखा, मतलब रचनाओं को लिखा है। तो इसमें छंद पूछा गया था, सोरठा ऑप्शन में था नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा? दोहा, टिक। उसके बाद आंसू, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया भी था हमने आपको जब जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ाया था, तो हमने आपसे कहा भी था जीवन परिचय से कई सारी चीजें आपकी ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती हैं। उसमें हमने आपको बताया भी था कि आंसू आ सकता है। तो देखिए आंसू जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, टिक कर दीजिए, यही आपको पहला मतलब 3rd वाला ठीक है। उसके बाद अगला दे रखा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये किसका कथन है, किसने कहा है, तो डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है। और दूसरा शतक का प्रकाशन कब हुआ, तो सन 1951 में हुआ। ऑब्जेक्टिव भी हमने डाल रखे थे टेलीग्राम पर, तो जिस बच्चे ने देखा होगा तो उसका जो पेपर है 100 में 100 का हुआ होगा, ये तो हम बता रहे हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपके आते हैं गद्यांश की आपको व्याख्या करनी होती है। तो ये देखिए ये वाला हमने आपको बताया भी था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने ये वीडियोस देखी होंगी, पूरी प्लेलिस्ट देखी होगी हिंदी वाली, जो जुड़ा होगा हमारे चैनल से और देखी होगी हिंदी वाली प्लेलिस्ट, तो 100% ये हम कह सकते हैं कि उस बच्चे के 95+ नंबर आ सकते हैं हिंदी में, यानी कि वो उसका पेपर 100 में 100 का करके आया होगा। थोड़े बहुत नंबर हर जगह से काट लिए जाते हैं, यानी 95+ नंबर उसके आ सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस किसने 100 में 100 का पेपर किया और किस किस के बच्चे के 95+ आ सकते हैं।
किसको विश्वास है। तो ये वाला देखिए हमने आपको बताया भी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सा गद्यांश है तो आपको बता देते हैं, ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है और इसके राइटर है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। उसके बाद चलिए देखिए, दो दे रखे होते हैं, दोनों में से एक ही करना होता है। तो फिलहाल ये वाला तो हमने आपको बताया ही था, तो अगर बच्चों को याद होगा तो आपने ये कर लिया होगा। उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर चले तो पद्यांश की व्याख्या आपको करनी होती है। तो पद्यांश में ये देखिए, अगर ये देखिए यहाँ पर अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो ये देखिए क्या कई क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर देखा जाए, अगर आपको नहीं भी आ रहा है कि कौन से, मतलब याद नहीं आ रहा है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो हिंट भी दे रखा है। तो यानी कैकेयी लिखा है तो ये कौन सा चैप्टर हो जाएगा, कैकेयी का अनुताप। ये जो हमारा पद्यांश है ये इस चैप्टर से लिया गया है। और इसके हमारे राइटर कौन थे, मतलब इसके जो हमारे पोइट है वो कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी। उसके बाद दूसरा, दोनों ही जो है इंपॉर्टेंट है और दोनों ही आसान भी थे। ये देखिए ये वाला तो हमने आपको बताया भी था, जयशंकर प्रसाद ने ये दिया लिखा हुआ है। और इसके राइटर तो बता, मतलब पोइट तो इसके जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। और इसका जो पाठ का शीर्षक है वो क्या है, श्रद्धा और मनु से ये लिया गया है। इंपॉर्टेंट भी हमने आपको ये बताया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में का और खा, ये आता है आपका जीवन परिचय। जीवन परिचय अगर जैसा पैटर्न हमने आपको बताया था, अगर आपने वैसा लिखा होगा तो 5 में 5 नंबर इसमें भी आपके पक्के होंगे, मतलब इसमें 5 और इसमें 5, कुल मिला के 10 नंबर आपको पूरे मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों ही आ रखे हैं, और दोनों ही आप हो सकता आशा करते हैं पढ़कर गए होंगे और आपने किया भी होगा। उसके बाद देखिए महादेवी वर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आई भी हुई हैं, तो आपने ये किया ही होगा, काफ़ी बच्चों ने यही किए होंगे, उम्मीद करते हैं। उसके बाद देखिए अगला पंचलाइट, इसमें आपको देखिए शाहजहानपुर में पंचलाइट है, आपके जो भी सिटी में लगता हो जिले में तो आपको वो करना होता है। फिलहाल यहाँ पर तो पंचलाइट चलता है, तो बताइएगा कौन कौन बच्चे यहाँ पर शाहजहानपुर से बिलोंग करते हैं और किन किन का पेपर अच्छा हुआ है। उसके बाद अगला चले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो यहाँ पर देखिए इसमें से भी आपको एक ही काव्य खंड चुनना होता है। तो यहाँ का अगर बात करें तो शाहजहानपुर में भाई त्यागपति चलता है, तो आपको हमने बताया भी था चरित्र जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर राजश्री का आया हुआ है। उसके बाद खंड खा की बात करें तो ये पूरा संस्कृत और व्याकरण इसमें आती है। और ये देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है आपसे हमने कहा था कि संस्कृत भाषाया महत्वम, ये पहला चैप्टर, और एक चैप्टर और बताया था महामना मालवीय, ये दोनों ही चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और दोनों इन्हीं दोनों चैप्टर से आया भी हुआ है। ये वाला जो हमारा गद्यांश है ये आया हुआ है संस्कृत भाषाया महत्वम से। और इसके बाद जो अथवा में इसका दे रखा है ये वाला हमने आपको बताया भी था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और देखिए पेपर में वही आया है। तो अगर आप याद करके गए होंगे तो आपने लिखा भी होगा, ये आया है महामना मालवीय चैप्टर से। उसके बाद ये ले रखा है श्लोक, इसमें से आपको एक लिखना था श्लोक, इसमें देखिए लिखा हुआ है, दोनों में से एक ही करना है। अगर हम पहले वाले श्लोक की बात करें तो ये पहला वाला श्लोक काफ़ी सरल है, तो अगर आपने इसका अर्थ लिखा होगा, याद करके गए होंगे तो बहुत सरल था कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले हों पर सामने मीठा बोलने वाले हों, तो ऐसे मित्रों से हमें मतलब ऐसे मित्रों से उनकी मित्रता छोड़ देनी चाहिए। जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपर भाग में दूध भरा होता है उसे हम छोड़ देते हैं। मतलब इस श्लोक में यही कहा गया है कि जो पीठ पीछे बुराई करते हैं हमारी और हमें समझते नहीं है, और सामने देखें तो मतलब सामने बहुत हमारी तारीफ करते हैं, तो ऐसे मित्रों से मित्रता हमें छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद ये सूर्य के बारे में दे रखा है यहाँ पर कि सूर्य जो जब उगता है तो लाल होता है, जब अस्त होता है तो भी लाल होता है। इसी प्रकार जो संपत्ति और विपत्ति होती है वो महापुरुषों में एक ही होती है, अर्थात सुख में वो खुश भी रहते हैं और दुख में वो पीड़ित नहीं होते, अपितु संभाव से सुख और दुख दोनों को ग्रहण कर लेते हैं। इस माने वही का हमारे श्लोक में ये कहा गया है कि जो महापुरुष होते हैं चाहे सुख हो या दुख हो, मतलब कि चाहे खुशी हो या दुखी हो, दोनों में ही वो ग्रहण कर लेते हैं, सुख को भी और दुख को भी। ऐसा नहीं है कि जब सुख है तो वो मतलब किसी को भी नहीं याद कर रहे और दुख में वो राम राम कर रहे हैं, तो इस तरीके से तो इस दोहे में इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में देखिए बहुत सरल व्याकरण आई हुई है, तीनों के ही बारे में आपको पता होगा। फिलहाल एक ही का करना होता है मुहावरा, लिखा हुआ पहला अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना काम निकालना या अपना स्वार्थ सिद्ध करना। उसके बाद ईद का चांद होना, मतलब कभी कभी दिखाई देना। उसके बाद काला अक्षर भैंस बराबर, इसका मतलब होता है कि जो अनपढ़ लोग होते हैं, ठीक है, तो आपको ये तो सारे कॉमन हमारे डेली लाइफ में ही बोले जाते हैं, आपने सुना ही होगा कि अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं भाई, या ईद तुम तो ईद का चांद ही हो गए। तो इस तरीके से आप ये डेली वर्ड में डेली लाइफ में भी ये सब यूज करते होंगे।
उसके बाद संधि विच्छेद, ये भी सरल ही आई हुई है। लिखा हुआ है रमेश, इसका हो जाएगा रमा प्लस ईशा। कविंद्र का हो जाएगा कवि प्लस इंद्र। गायक का हो जाएगा गय प्लस अका। ये सारे वही आए हुए हैं जो आपके मॉडल पेपर में जिन पर सन पड़े हुए थे, मतलब जो अभी लेटेस्ट में 2020 में 19 में आए 21 में आए हुए हैं, वही सारे आए हुए हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अब बात करें हमारे विभक्ति और वचन की, तो इसमें आत्मना इसका आंसर हो जाएगा। इसका आपको बताना है विभक्ति और वचन, तो इसका ऑप्शन नंबर सा वाला जो है वो सही होगा। तृतीय विभक्ति है और एक वचन। उसके बाद नामनी, ये है सप्तमी विभक्ति और एक वचन। हमने आपसे बताया भी था कि जो सप्तमी विभक्ति वाले होते हैं वो इंपॉर्टेंट भी होते हैं। उसके बाद बात करें शब्द युग्म की, तो अनिल और अनल, तो यहाँ पर देखिए अनिल माने होता है हवा या आप कह सकते हैं वायु, और अनल मीन्स होता है आग या अग्नि। तो ठीक है, तो इस तरीके से होगा, तो इसका बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हवा और आग। उसके बाद अम्बुज और अम्बुद, इसमें से वही बताना है आपको कौन सा शब्द युग्म सही है। तो अम्बुज मीन्स होता है कमल और अम्बुद मीन्स होता है बादल, यानी ऑप्शन नंबर सा सही है, कमल और बादल। उसके बाद इसमें आपको दो इसके मतलब पर्यायवाची है, ये दो शब्द लिखने हैं। जैसे गति, गति का मतलब होता है चलना, मतलब चाल आप कह सकते हैं, दशा कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि हालत। ठीक है, इस तरीके से तीर, तीर मीन्स होता है बाढ़, बाढ़ कह दे या नदी का किनारा कह दे। ठीक है, तट भी कह सकते हैं। पयोधर, पयोधर का मतलब होता है बादल है, नारियल है, स्तन है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट ही है सभी, और इसमें से केवल आपको एक ही करना होगा, तो आपने एक आई होप कर दिया होगा। उसके बाद आशा से अधिक, इसका मतलब क्या होता है। आशा से अधिक आशातीत कहलाता है। जानने की इच्छा करने वाला जिज्ञासु कहलाता है। उसके बाद इसमें आपको शुद्ध करके लिखना होगा, जैसे लिखा हुआ है इसमें दो ही करने हैं, बट हम आपको सारे बता देते हैं। व्यक्ति और समाज का घोर संबंध है, तो ये जो सेंटेंस है इसको आपको सही कर कर लिखना होता है। तो इसका सही करके ये हो जाएगा कि व्यक्ति और समाज का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, घोर नहीं होगा, क्या होगा, घनिष्ठ संबंध है। उसके बाद बेटी तो पराया धन होता है, तो यहाँ पर होता नहीं होगा, क्या होगा, होती। ठीक है, बेटी तो पराया धन होती है। चार कानपुर के व्यक्ति बोले, तो ये भी गलत सेंटेंस है, तो इसका क्या होगा कि कानपुर के चार व्यक्ति बोले। उसके बाद दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा कि दरिद्रता जैसा शत्रु कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए आई हुई है यहाँ पर हमारा रस, तो रस में श्रृंगार रस और वीर रस, तो ज़्यादातर बच्चों ने वीर रस ही किया होगा क्योंकि ये ज़्यादा सरल होता है, क्योंकि श्रृंगार में दो होते हैं, संयोग और वियोग, 2 नंबर में आता है, तो ज़्यादातर बच्चों ने वीर रस ही किया होगा। तो उसके बाद देखिए अगला है हमारा अलंकार, अलंकार भी इंपॉर्टेंट है, उत्प्रेक्षा और उपमा। उसके बाद इसमें आपको सारे में परिभाषा और उदाहरण सहित आपने लिखा होगा, तब आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। कुंडली और दोहे में से ज़्यादातर बच्चों ने दोहा ही चुना होगा, क्योंकि कुंडली का जो एग्जाम्पल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो ज़्यादातर बच्चे दोहा ही लिखा होगा। उसके बाद ये देखिए हमारा लेटर किस पर आया हुआ है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखना है। और उसके बाद देखिए बैंक के प्रबंधन को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र, मतलब एक ऋण का है, मतलब उधार लेना बैंक से, उसके लिए दे रखा है, और भर्ती के लिए एक पत्र लिखना है। दोनों में से आपने हो सकता है बैंक वाला किया हो, क्योंकि ये ज़्यादा सरल भी और इम्पॉर्टेंट भी था। उसके बाद ये देखिए निबंध कितने सरल सरल आए हुए हैं, जो भी लेटेस्ट में चलता है वही आता है। ये देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी जो लेटेस्ट में मनाया जा रहा था वो आ गया है, और ये 10th में भी आया था, मतलब जो फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ था 10th वाले बच्चों का, उसमें भी ये हमारा निबंध आया। उसके बाद नई शिक्षा नीति ये आ रखा है, फिर पर्यावरण संरक्षण पे मेरे प्रिय लेखक, और वर्तमान समाज में नारी की स्थिति। तो जो भी आपने किया होगा सभी सही ही हैं। तो फिलहाल 9 नंबर का है। अगर आपने देखिए 2 नंबर में होती है इसकी प्रस्तावना, और बाकी अगर आप इसमें 6 या 7 हेडिंग लिख देते हैं तो आपके 9 नंबर जो होते हैं वो निबंध में आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने बिना हेडिंग्स के लिखा है ऐसे ही अंधाधुन, तो इसमें नंबर मिलना मुश्किल है। तो आपको क्या करना हो, अगर आपने ऐसे ही लिखा है, प्रस्तावना अच्छी सी लिखी है इसकी, और 6 से 7 हेडिंग्स बनाकर लिखी हैं, तो 9 नंबर आपको इसमें भी मिल जाएंगे। तो आई होप पूरा पेपर आपने 100 में 100 का किया होगा। पूरा पेपर आपको हमने अच्छे से समझा भी दिया है, और यहाँ पर देखिए संस्कृत की हमने अनुवाद भी लगा दिया जो हमने आपको इम्पोर्टेंट बताया था। फिलहाल इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे तो हम अगले पेपर के बारे में आपको बताएंगे। अब अगला जो 12th में पेपर है वो इंग्लिश का है 24 तारीख को, तो उसकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका हिंदी का पेपर कैसा रहा। चलिए इस क्लास में इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।